Hello everyone. In previous class, we were discussing on fourth chapter of BST Business Services, in which we have covered banking, and also we were also discussing on next topic insurance, in which we have covered on life insurance. In today's class, we consider next topic fire insurance. Fire insurance in the sense, in simplest way, when we covered loss by fire or any other modes, it's a fire insurance. जहां हमने किसी पर्सन की लाइफ को सेव किया वह वो मेरा था लाइफ इंश्योरेंस। बट जनरली एक बिजनेसमैन को जो रिस्क रहती है अपनी प्रॉपर्टी को, वो जनरली किससे रहती है, या तो फायर से, या फिर अगर हम लोग सी रूट से बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो बिजनेस आएगा वो रहेगा सी रूट में, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो मेरा इंश्योरेंस में आ गया। अब जो मैं डिस्कस करने वाला है वो हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में जब भी बात करके चलेंगे तो फायर इंश्योरेंस आल्सो कवर्ड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, जनरली ये नहीं है फायर इंश्योरेंस केवल फायर ही जनरेट करके चलेंगे, कुछ एक एडिशनल पेमेंट के साथ या कुछ एक कंडीशन के साथ हम लोग अदर थिंग्स को भी इसमें क्या है ऐड कर सकते हैं। तो इट मीन जो जनरल एक बिजनेसमैन होगा, जो एक ट्रेडर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, जो सी रूट से वर्क भी नहीं करता होगा या फिर बोलते हैं माल एक्सपोर्ट भी नहीं करता होगा, उस केसेस में भी अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपने कोई भी गुड्स एंड मटेरियल वगैरह जो भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका इंश्योरेंस कराता हूँ, चाहे फायर हो या स्टॉलन थिंग्स हो या एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो वो सारे एक बार किस में हमने कवर कर लिया, हमारे फायर इंश्योरेंस में। जल्दी फोकस हमारा किस पे करना है, फायर में, बट फिर भी कुछ एक एडिशनल प्रीमियम के साथ या एडिशनल टर्म एंड कंडीशन के साथ हम उसको इसमें कवर कर सकते हैं। तो मेनली फोकस हमारा किस में करना है, हमारे फायर पे। ठीक है, जहां फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से हम बात करके चल रहे, कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होगी, इंश्योर्ड हमारा जिस पर्सन ने उसका पर्टिकुलर थिंग्स का इंश्योरेंस किया है, अश्योर्ड पर्सन हमारा। वेयर बाय द इंश्योरर कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम पेड, अब मंथली या ईयरली बेसिस में पेमेंट करना पड़ेगा, अंडरटेक टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज ऑटवायर बाय फायर। अब कोई भी लॉस लगता है, कोई भी डैमेज लगता है, किस रीजन से, एक बार फायर की बात करिए, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहाँ ध्यान रखना, ये नहीं कि मैंने एक बार इंश्योरेंस कर दिया मेरा लाइफ टाइम वो प्रॉपर्टी सेव होगा, नहीं, वो एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड होगा। वो टाइम पीरियड जनरली क्या हो सकता है, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेंशन होगा, बट जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 ईयर। अमाउंट स्पेसिफाइड था इन पॉलिसी, अमाउंट हमारा प्रीमियम पे आउट करना पड़ेगा। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पीरियड ऑफ 1 ईयर, जनरली हम क्या मान के चलेंगे, जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, 1 ईयर के लिए। बट जैसी सिचुएशन अगर प्रॉपर्टी इस तरह की है लेस देन 1 ईयर में ही वो डैमेज हो जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग इंश्योरेंस हो सकता है। बट जनरली हम जो देख के चलेंगे 1 ईयर की प्रॉपर्टी ही हमारे को कंसिडर करनी है, विच इज रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे ही इंश्योरेंस खत्म होगा, जैसे टाइम पीरियड एंड हुआ, मेरे को क्या है, रिन्यू करानी पड़ेगी। जस्ट लाइक मैंने किसी प्रॉपर्टी को 18 सितंबर को मैंने इसको क्या किया, इसका 18 सितंबर 20 में मैंने इसका बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस करा लेता। अब ये नहीं मेरे लाइफ टाइम हो गई, जैसे ही 17 सितंबर 21 पास हुई वहीं तक ही वैलिड होगा। उसके बाद मेरे को 18 सितंबर 21 को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फिर हमारे को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम इसको रिन्यू भी कराना है, जस्ट लाइक जैसे हम बाइक के वगैरह में करते हैं, वैसे इसको हमारी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को हमारे रिन्यू कराना है। द प्रीमियम मे बी पेड इन लमसम, या तो हम प्रीमियम लमसम में पे आउट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट जो भी हो। एक क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट बी सेटल्ड टू कंडीशन। अब जब भी हम क्लेम लेने जाए तो दो कंसीडर जो दो पॉइंट्स हमारे कंसीडर करने हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी डिमांड करती है। क्या क्या है, एक्चुअल लॉस, जो भी लॉस लगा वो एक्चुअली, ये नहीं कि हमने एक फ्रॉड बता दिया कि साहब इतना लॉस है, नो, हमारे को एक्चुअल लॉस बता के चलना है। उसके रीजन भी आगे आएंगे। साथ में मस्ट बी एक्सीडेंटल, एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ हो, और नॉन इंटेंशनल, कि वो एक्सीडेंट हो, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने चला के कोई काम नहीं किया, वो एक्चुअल में कोई मिस्टेक से, या फिर बोलते हैं ना कि हमारा हाथ उसमें कुछ भी नहीं था, वो एक्सीडेंटली वो केस जनरेट हुआ है और उस एक्सीडेंट के कारण हमारे को लॉस लगा है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही क्या है, हमारे को इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये फायर इंश्योरेंस में कंसिडर करके चलना कि एक्चुअल लॉस हो और साथ में क्या है, नॉन इंटेंशनल हो और एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ हो। ये हमारा फायर इंश्योरेंस है। आगे देखा, द रिस्क रिकवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर और सम अदर कॉजेज। स्टार्टिंग में होता है
या तो वो कोई फायर हो सकती है या अदर कॉजेज भी हमको इंक्लूड करके चलेंगे। मेन फोकस तो हम फायर पे ले लेके चल रहे हैं, बट अदर केसेस भी आजकल क्या इंक्लूड लेके चलते हैं। विच इज द प्रॉक्सिमेट कोज, प्रॉक्सिमेट हमने कोज देख लिया, उसका नियरेस्ट रीजन जो हमने जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें हमने नियरेस्ट रीजन लिखा था, इंडियन रीजन से मेरे को लॉस लग सकता है। वो सारे रीजन ही मैंने क्या बोले थे मेरे प्रॉक्सिमेट कोज, तो प्रॉक्सिमेट कोज वो हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। इफ ओवर हीटिंग विदाउट इग्निशन कोज डैमेज, अगर हमने अपने खुद के बोलते हैं ना इंटेंशनली कोई काम किया है, हमने ओवर हीट किया है कि जो जलाए विदाउट इग्निशन कॉज ऑफ डैमेज, ठीक है, जिससे डैमेज लगे, नॉट बी रिगार्डेड एज फायर, अब उसको हम फायर को कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग फायर जनरेट नहीं मानेंगे। लॉस विद इन द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड लॉस विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर, मतलब हमने कोई चला के इंटेंशनली वर्क किया है, हमने हीटिंग की है, उसका रीजन से लॉस लगा है, तो उसको हम फायर इंश्योरेंस में काउंट नहीं करेंगे और उसका डैमेज भी हमारे को नहीं मिलने वाला। तो सीधी सी बात वही है कि जो भी लॉस हो वो एक्सीडेंटल हो, एक्चुअल लॉस हो, और साथ में उसका जो भी बात करें तो एकदम एक्चुअल लॉस हमारा लगना चाहिए, एक्सीडेंटल और नॉन इंटेंशनल वर्क होना चाहिए, तो ही हमारे को इंश्योरेंस का पेमेंट मिलेगा। इफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस में देखा कुछ एक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो प्रिंसिपल्स रिपीट होने हैं विच हैव बीन डिस्कस्ड इन जनरल प्रिंसिपल दैट एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब जो हमारे को कंसीडर करने हैं, सबसे पहला है हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमने बोला था जिस प्रॉपर्टी का हम लोग इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं उसमें हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। जस्ट लाइक कंपनी है तो कंपनी के मैनेजर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का इंश्योरेंस हो सकता है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज कर दी तो जिसके पास मैंने इंश्योरेंस प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है अल्टीमेटली उसको भी पे आउट करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो वो भी इंश्योरेंस करा सकता है। मैंने दी है तो मेरे को भी क्या है इंश्योरेंस करा सकता हूँ। या फिर कोई ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो जो जिसके पास ट्रस्ट में पड़ी वो भी इंश्योरेंस करा सकता है। अल्टीमेटली जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है तो वो जिसका इंटरेस्ट होगा जैसे किसी भी वे में हो वो भी क्या है इंश्योरेंस करा सकता है। जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट खुद इंश्योरेंस करा के चलती है या वो डिपार्टमेंट इंश्योरेंस करा के चलता है, तो जिसका इंटरेस्ट होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो इंश्योरेंस करा सकता है। तो यहाँ हमने बोला सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं है इज वाइड, वाइड है मतलब इनिशियल जीरो है। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस अनलाइक द इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। अब ये देखना कि जो इंश्योरेबल इंश्योरेंस है प्रेजेंट रहना चाहिए बहुत टाइम, कब कब, जब इंश्योरेंस हमने कराया तब, और जब एक्चुअल में लॉस लगा तब। जब हमने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया तब तो हम उसको ऑनर थे या फिर हमारा इंटरेस्ट था, बस बाद में इंश्योरेंस नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उस केस में हमारा बोलते हैं ना जो भी क्लेम है वो नहीं मिलेगा। बहुत टाइम जब इंश्योरेंस कराया तब और जब लॉस लगा तब, दोनों टाइम हमारा क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओन, कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रख सकता है। कोई बिजनेसमैन है तो उसका अपने स्टॉक में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, ब्रांड एंड मशीनरी में बिल्डिंग सब में इंश्योरेंस इंटरेस्ट होगा। कोई एजेंट है, ठीक है, तो एजेंट भी क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखता है। अगर प्रॉपर्टी कहाँ से बिलोंग पड़ती है, प्रिंसिपल से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल उससे क्लेम करेगा कि भैया मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई, या फिर आप तुमने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया, तो उस पर्सन का उस पर्टिकुलर जो भी हमारा एजेंट था उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ए पार्टनर, अगर पार्टनर है उसका भी अपनी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा। और किसी ने मॉर्गेज रख रखा है तो उस प्रॉपर्टी में मॉर्गेज प्रॉपर्टी में भी मॉर्गेजी और मॉर्गेजर दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, दोनों को प्रॉपर्टी सेव करनी है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, फायर इंश्योरेंस में सबसे पहला पॉइंट था प्रिंसिपल था इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड इज यहाँ बोल रहे हैं हम लोग गुड फेथ अनबरे बिरमे फिडे, ये था सीधे सीधे कि हमारे को एक गुड फेथ जनरेट करना है, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशंस है वो क्लियर करके चलनी है, तो उस बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड हो और लॉस भी क्या है आइडेंटिफाई हो। सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में हमने देखा था एक गुड फेथ था हमारे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एटमोस्ट गुड फेथ बिरमे फिडे, द इंश्योरर शुड ट्रूथफुल, यहाँ पे जो भी इंश्योर्ड पर्सन होगा ट्रूथफुल और हॉनेस्ट इंफॉर्मेशन देगा अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड
इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, कि जिस प्रॉपर्टी का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। ही इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज, उसको सारी मैटर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे एक्यूरेटली, ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, उसके साथ क्या क्या रिस्क अटैच है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, उस अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होगी। हो सकता है आपकी प्रीमियम हायर आ रही हो, बट आपकी प्रॉपर्टी उस अकॉर्डिंग वो सेव करके चलेंगे या फिर एक रिस्क मेजर करके चलेंगे। आपने अगर ये सारी चीजें क्लेम बोलते हैं ना एक्सप्लेन नहीं की और बाद में ये सामने आती है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी डिस्क्लोज, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की भी एक बोलते हैं फाउंडेशन है कि वो पॉलिसी रिलेटेड सारी बातें भी एक्सप्लेन करे। तो एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या इंश्योरर हो, दोनों को सारी बातें जो भी मेटेरियल फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट इंडिमनिटी। इंडिमनिटी का मीन क्या था कि जैसा लॉस लगा है वैसा ही हमारे को देके चलना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताता है लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी नहीं होता, क्योंकि वहां पर किसी पर्सन की जो भी लॉस लगा है वो पर्सन हमारा एज इट इज नहीं दे सकते, मॉनिटरी लॉस दे सकते। बट फायर इंश्योरेंस में आगे जो मैराइन इंश्योरेंस आएगा वहां तो क्या है, जनरली लॉस किसकी चीज का लगना है, हमारे को हमारी प्रॉपर्टी का लगना है, मॉनिटरी लॉस लगना है। तो यहाँ पर इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इट मीन जो एक्चुअल लॉस लगा है वो पे आउट करके चलेंगे। इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रिक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द इंश्योर्ड कैन इन इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, उसको जो भी एक्चुअल लॉस लगा है, ठीक है, फ्रॉम द इंश्योरर, दस दिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। वो कहाँ तक अमाउंट ले सकता है, जितना उस मैक्सिमम अमाउंट था हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का, बट साथ में देखना कि उस प्रॉपर्टी की अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हैज इंश्योर्ड इज हाउस, एक किसी पर्सन ने 4 लाख का इंश्योरेंस करा अपनी प्रॉपर्टी का, नॉट इज लायबल टू पे दैट द अमाउंट ऑल्दो द हाउस मे हैव बीन टोटली डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, यहाँ टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, बट वी विल बी पे एक्चुअल लॉस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब हमने बोला एक्चुअल लॉस, हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर हमने डेप्रिसिएशन पे आउट किया हो, या फिर हो सकता है कोई बिल्डिंग थी या फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वो एक्चुअल अमाउंट मार्केट वैल्यू मिलेगी। तो अल्टीमेटली इंडेमनिटी में हमारे को एक्चुअल लॉस काउंट करना है कि उसको एक्चुअल लॉस कितना हुआ। डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद अमाउंट मिल रहा है। पर्पस बीइंग दैट ए पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू गेन द इंश्योरेंस, मतलब ये एक ही पर्पस है जिससे किसी पर्सन को प्रॉफिट नहीं मिले, तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस ही हमारे को मिलेगा। जैसे हमने कितना ही उसका हैवी इंश्योरेंस करा लिया, जैसे लाइक प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 4 लाख, मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, तो कितना ही इंश्योरेंस हो मेरे को कितना मिलना है, एक्चुअल लॉस। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कंसीडर करना, 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको 2 लाख पे इंश्योर्ड किया है, तो मेरे को 2 लाख ही मिलेगा। इट मीन्स क्या है, इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ में लड्डू रखती है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखती है कि कहाँ उसको बेनिफिट लेना है। अगर आपने हायर इंश्योरेंस करा रखा है तो उस केसेस में जो एक्चुअल लॉस है वो मिलेगा, और अगर आपने कम इंश्योरेंस करा रखा है तो जो हायर इंश्योरेंस प्राइस थी वो मिलेगी। तो यहाँ पर इंडेमनिटी का मीन है एक्चुअल लॉस। एक बार तो एक्चुअल लॉस मान के चलना, तो एक्चुअल लॉस कितना था उसका 4 लाख, तो 4 लाख की उसको क्लेम कर सकता है। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट, द इंश्योरेंस लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज। अप्रॉक्सीमेट कॉज हमने देख ही लिया, नियरेस्ट क्लोज किस रीजन से वो लगा है वो हमारे में एक्सप्लेन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लेन होना चाहिए, तो ही हमारा डैमेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारा क्या है, फायर इंश्योरेंस का एंड हुआ। फायर इंश्योरेंस जनरली एक बोलते हैं ना फायर के थ्रू हो सकता है या फिर अदर कॉजेज हो सकते हैं। दो कंडीशन थी, एक्चुअल लॉस होना चाहिए और एक्सीडेंट नॉन इंटेंशनल होना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स देख लिए हमने। प्रिंसिपल्स में हमने देखा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा, एक सारी चीजें कंसीडर करके चलना, एक डिस्क्लोज होना चाहिए कंप्लीटली, साथ में एक्चुअल लॉस मिलेगा, और साथ में एक था हमारा अप्रॉक्सीमेट कॉज होना चाहिए। ये था मेरा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के बाद आता है हमारा मैराइन इंश्योरेंस। अब मैराइन इंश्योरेंस क्या है, जहां हम जनरली देखेंगे अगर हम लोग को सी रूट के थ्रू अगर वर्किंग करनी है, मेरे को अगर जो मेरा गुड्स एक्सपोर्ट करना है सी रूट के थ्रू, वाटर रूट के थ्रू, उस केसेस में जो मेरा शिप का इंश्योरेंस होगा, या फिर मेरा जो भी गुड्स है उसका इंश्योरेंस होगा, या फिर उससे रिलेटेड अगर मेरे को लगता है कुछ लॉस हो गया तो मेरे जो भी फ्लैट है उस फ्लैट का इंश्योरेंस कंपनी पे आउट नहीं करेगी, या फिर जिस कंपनी के थ्रू माल जा रहा है, जिसका माल जा रहा है वो पे आउट नहीं करेगी, तो उसका फ्लैट का इंश्योरेंस, इन सभी चीजों का जो इंश्योरेंस होगा वो मेरा हो सकता है मेराइन इंश्योरेंस। अब मेराइन इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, लगता है कि
सी रूट के थ्रू अगर हमारे गुड्स से जाएंगे, डिस्पैच होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो सकती है, को वहाँ के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जो भी एक्सपाइजेड वहाँ पे प्रॉब्लम आनी है। वो उन प्रॉब्लम्स के कारण जो मेरे को लॉस लगने वाला है, डैमेज लगने वाला है, उस डैमेज को मैं कहाँ कवर करूंगा? मेरा मैराइन इंश्योरेंस को कवर करूंगा। फायर इंश्योरेंस हमने पर्टिकुलर 1 ईयर की देखा, लेकिन मैराइन इंश्योरेंस कब से स्टार्ट होता है? जहां से माल जो भी गुड्स है वो डिस्पैच होगा, जहां तक अराइवल होगा, उस डिस्टेंस का जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का, उस डिस्टेंस का ही एक इंश्योरेंस हमारे को कराना है। वही मिलेगा मैराइन insurance. Marine insurance contract is agreement whereby insurance company undertakes to identify. अब identify करें तो actual loss पे आउट करेंगे हम, the insured in the manner and the extent thereby agreed against marine losses. Marine losses मतलब जो भी सी रूट के थ्रू लॉसेस मिलने वाले हैं। अंडरटेक मीन्स कि यहाँ पर हम लोग उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको जो भी एक लॉसेस लगने वाले मैराइन लॉसेस, वो हम पे आउट करके चलेंगे। मैराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मैराइन पेरिल्स। अब मैराइन पेरिल्स के थ्रू हमारा कोई काम सकता है, वो पेरिल्स ऑफ द सी, ठीक है, वो पेरिल्स ऑफ द सी हो गया सीधे सीधे, और कोलिशन ऑफ शिप विद द रॉक। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? वो हो सकती है जो एक शिप है किसी रॉक से टकरा गई, उस कारण हमारे पूरा डैमेज हो गया, ठीक है, वहां कैसे संभालेंगे? मतलब पूरी डैमेज ही होनी पूरी शिप। शिप अटैक बाय एनिमीज, कई बार हो सकता है कि एनिमीज ने अटैक कर दिया, या फिर जो भी रॉबरीज वगैरह करते हैं वो जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू कैप्चर्ड हो गई, या फायर जनरेट हो गई, या एक्शन टू बी कैप्टन क्रू ऑफ द शी, और उसके बोलते हैं नेगेटिव एक्शन लिया गया हमारे कैप्टन के थ्रू। इन सभी रीजन से मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, या जो मेरा गुड्स है, उसको लॉस लगने वाला है, तो उनको मैंने कहाँ कवर किया? मेरा मेराइन इंश्योरेंस में। दिस पेरिल कॉज डैमेज, यहाँ पर डैमेज होगा, हमारे डिस्ट्रक्शन होगा और डिसअपियरेंस होगा, हमारे माल नहीं मिलेगा, शिप भी जाएगी हमारी सारी, और कार्गो भी जाएगा, और साथ में अगर हम जिस कंपनी का माल लेके जा रहे थे उसका माल पेमेंट बाकी था, तो वो पेमेंट भी नहीं करेगी, तो इट मीन्स हमारा फ्रेट का लॉस भी लगेगा। किसको? शिप कंपनी को, ठीक है। तो कितने तरह के लॉस हो गए? जो शिप कंपनी है, उस कंपनी को शिप कंपनी की तो शिप गई, ठीक है, और साथ में फ्लैट नहीं आएगा सामने वाली कंपनी जिसका माल लेके जा रहे थे हम लोग, और जिस कंपनी का माल लेके जा रहे थे, गुड्स लेके जा रहे थे, उस कंपनी का कार्गो गया, माल गया, तो इस केसेस में दोनों को ही क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, कि जिसका गुड्स गया उसको उसका गुड्स का डैमेज मिलेगा, और कंपनी जो शिप कंपनी है, उस शिप कंपनी को क्या है, फ्लैट का पेमेंट मिलेगा, और साथ में उसका शिप का जो लॉस लगा है उसका भी लॉस मिलने वाला है, तो दोनों को ही लॉस मिलेगा कहाँ? मेराइन इंश्योरेंस में। सो मेराइन इंश्योरेंस इंश्योर शिप हुल, शिप को भी क्या करता है, कार्गो को भी, फ्रेट का, तीनों का इंश्योरेंस होगा। इट इज डिवाइस वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू कंपनसेट, अंडरटेक के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की इंश्योर कंपनी ने, द ऑनर ऑफ द शिप, यहाँ शिप के ऑनर को भी पेमेंट मिलेगा साथ में, और कार्गो फॉर कंप्लीट ए पार्शियल लॉस एट सी, और जो भी लॉस लगा है शिप को सी के थ्रू, वो सारा पेमेंट मिलेगा। द इंश्योरर गारंटी टू मेक गुड द लॉस टू डैमेज द शिप और कार्गो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर डैमेज जो हमारे शिप को हुआ, कार्गो को हुआ, राइजिंग आउट ऑफ रिस्क, इंसिडेंट टू सी वेव, जो हमारे को नहीं पता थे, उनके वजह से जो भी लॉस लगा वो सारा डैमेज हमारे को मिलने वाला है। द इंश्योरर इन दिस केस नॉन एज अंडरराइटर। अब यहाँ पर जो इंश्योरर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे? अंडरराइटर। क्यों? क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहा है, एक रिस्क लेके चल रहा है, रिस्क को अंडरटेक करके चल रहा है। एंड सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन, प्रीमियम पे आउट करना ही है फॉर गारंटी और प्रोटेक्शन टू गेट ही गेट्स। मरीन इंश्योरेंस लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप, ये थोड़ा सा अलग है। देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, दैट इज शिप हुल, कार्गो एंड गुड्स एंड फ्रेट। अदर इंश्योरेंस अलग है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हम लोग इंश्योरेंस लेके चलेंगे, बहुत सारे मैटर इंक्लूड करके चलेंगे, वो मैटर इंक्लूड करके चल रहे हैं, इसलिए हम क्या इनको सबसे अलग हटके बताया। वो क्या है? सबसे पहला, शिप और हुल इंश्योरेंस, सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर्स, शिप को कोई प्रॉब्लम है एट सी, इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज द शिप। यहाँ पर्टिकुलर किसको कॉन्सेंट्रेट कर लिया? मेरी शिप को। जो शिप को लॉस लगेगा वो कहाँ कवर करेंगे हम लोग? शिप में। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो बीइंग द ट्रांसपोर्टेड शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क, गुड्स को भी प्रॉब्लम है, दिस मे बी एट पोर्ट दैट इज
रिस्क ऑफ थेफ्ट, या तो हम पोर्ट से लेके आए तो वो थेफ्ट हो जाए, लॉस गुड्स और जो भी हमारे प्रॉब्लम आई रास्ते की वो घूम जाए। दस एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इश्यूड टू कवर अगेंस्ट सच इश्यू एट कार्गो, जो भी गुड्स है कार्गो है, कार्गो का इंश्योरेंस हमारे को करना पड़ेगा। लास्ट में हमारा फ्रेट, अगर किसी कंपनी का हम लोग गुड्स लेके जा रहे थे और गुड्स के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या फिर डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो जो भी कंपनी है जिसका गुड्स हम लोग लेके जा रहे थे वो शिप कंपनी को तो पेमेंट करेगी नहीं, तो वो एक लॉस रहेगा, फ्रेट का लॉस लगने वाला है, तो फ्रेट का भी हम लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। इफ द कार्गो डज नॉट रीच, कार्गो हमारी पहुंची नहीं एज अ डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस टू ट्रांसिट, ट्रांजिट में प्रॉब्लम हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस, शिपिंग कंपनी को पेमेंट नहीं मिलने वाला। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर इम्ब्रिंसिंग द लॉस फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी दैट इज द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब शिपिंग कंपनी का पेमेंट मिल जाएगा। ये हमारे उसके पार्ट हो गए कि किस 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 का डैमेज मिलने वाला है। अब हमारा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं वही ऊपर ऊपर हमारे को पढ़ने के चलना है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल मैरिज इंश्योरेंस सेम एज द जनरल प्रिंसिपल्स। द मेन एलिमेंट ऑफ मैरिज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज अंडर, अब क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है इंडिमनिटी, मतलब जो भी हमारे को एक्चुअल लॉस लगा है वो एक्चुअल लॉस ही मिलने वाला है। हम चाहे कितना इंश्योरेंस करा ले, जो एक्चुअल लॉस है वो लगेगा, अगर कम इंश्योरेंस कराए तो उसका कम का पेमेंट हमारे को मिलेगा। तो यही मेरा क्या था, इंडिमनिटी। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डीपली हम लोग इसको कंसिडर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, फायर इंश्योरेंस की तरह ही हमारा क्या है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट और एटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ पर जो भी मेरा गुड्स है या फिर जो भी एक मेरी टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की, या फिर मेरे गुड्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारे मेरे को कम्प्लीटली क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो गुड फेथ है, रहना चाहिए। इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरेंस इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, जिस प्रॉपर्टी का जिस थिंग का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये था मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सेम चीजें सब जब तक हम लोग कंसिडर किए उसकी तरह ही है। लास्ट इज प्रिंसिपल कॉज प्रॉक्सिमे, मतलब प्रॉक्सिमा क्लॉज क्या था, नियरेस्ट रीजन कि जो भी लॉस लगा वो नियरेस्ट रीजन को हमने उसमें क्या बोलते हैं ना, आइडेंटिफाई कर रखा था। ठीक है, मतलब हमने मेंशन कर रखा था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो नियरेस्ट क्लोज में वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा क्या है, फायर एंड मेयर एंड इंश्योरेंस हमारा कवर हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग दो पॉइंट, इंश्योरेंस के दो पॉइंट बच रहे हैं हमारे। एक बच रहा है डिफरेंस लाइफ फायर एंड मेरिन इंश्योरेंस में, एंड तीनों का डिफरेंशिएट होगा। कुछ एक हमारे क्या है जनरल पॉलिसी, जो जनरल इंश्योरेंस बच रहे हैं, इनके अलावा जो एक कुछ एक इंश्योरेंस हमारे बच रहे हैं उनको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। वो कुछ एक इंश्योरेंस हमारे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो है मेरा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, ये बर्गर इंश्योरेंस वगैरह, या फिर कुछ एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।